बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये वर्चुअल एनालिसिस का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड डिफ्लेक्शन आर रोटेशन इन थ्रू वर्चुअल एनालिसिस इन बीम्स। हमारे पास अगर बात करें तो हमने अभी ट्रस इससे पहले ट्रस की बात की थी, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की थी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ट्रस की बात की थी। लेकिन हमारे पास अगर बीम में देखें तो बीम में हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती, वर्टिकल मूवमेंट होती है, क्योंकि हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेज नहीं लगती। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बीम हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर इस पर लोड लग रहा है तो एक तो इसकी वर्टिकल मूवमेंट होगी, दूसरा क्या होगा, हमारे पास अगर किसी पॉइंट पे हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे चाहिए, तो हमारे पास क्या होगी, रोटेशन होगी। तो हमारे पास ट्रस से ये डिफरेंस है कि ट्रस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूवमेंट होती थी, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट भी होगी और रोटेशन भी होगी। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जिस तरह की डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें उसका वो काज अप्लाई करना है। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की, हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी, हमने वर्टिकल फोर्स अप्लाई की। अगर हमें मूवमेंट थीटा चाहिए तो थीटा का काज हमारे पास क्या है, हमारे पास वो थीटा मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, हमें मूवमेंट अप्लाई करनी होगी। हमारे पास बेसिक वो कंसेप्ट सेम रहेगा जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रस में हमने वर्चुअल एनालिसिस करने हैं। वर्चुअल एनालिसिस में क्या होता है, हमने रियल लोड सारे के सारे रिमूव करने हैं, और जिस डायरेक्शन में हमें वो चाहिए, अगर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए तो हम उस पॉइंट पे यूनिट लोड लगा लेंगे। अगर हमें उस पॉइंट का थीटा चाहिए तो हम उस पॉइंट पे कपल मूवमेंट लगा लेंगे ऑफ मैग्नीट्यूड 1। वर्चुअल एनालिसिस और कैस्टेग्लियानो थ्योरम में यही डिफरेंस है कि हमारे पास वर्चुअल एनालिसिस में हम जो फोर्स लगाते हैं या जो मूवमेंट लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है, 1 किलो न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन या 1 किलो न्यूटन। लेकिन कैस्टेग्लियानो थ्योरम में आपके पास वो वेरिएबल होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमें फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा चाहिए तो हम उस पॉइंट पे मूवमेंट ले लेंगे, और उस पॉइंट पे हम कपल मूवमेंट ले लेंगे। बाकी हमने बीम्स के लिए जब हमने वो डिस्कस किया था कि हमें इसमें थ्रू मूवमेंट जाना होगा, इंटीग्रल के थ्रू जाना होगा, क्योंकि आपके पास इसमें जो जिस वजह से डिफ्लेक्शन होती है, जिस वजह से रोटेशन होती है, वो आपके पास क्या है, मूवमेंट है। और मूवमेंट आपके पास बेंडिंग मूवमेंट आपके पास एक्स डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। हमारे पहले एक्सियल फोर्सेस थी, वो आपके पास किसी भी जगह पे सेक्शन ले वेरी नहीं करती थी। मूवमेंट आपके पास डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, तो फिर हमें इंटीग्रल लेना होगा फ्रॉम 0 टू लेके फ्रॉम वन स्पॉट से लेकर फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक। तो हमारे पास इंटीग्रल लेने के लिए हमें सेक्शन लेने होंगे। अब हम सेक्शन कहाँ पे लेने हैं, किस तरह लेने हैं, डिस्टेंस किस तरह लेना है, ये हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, एसएफडी एंड बीएमडी बाय सेक्शन मेथड। हमने बीम्स के लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से हमारे पास हमने सारे लोड लिए थे, पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें, आपके पास सेक्शन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। हमने कहाँ पे सेक्शन लेना है, किस तरह सेक्शन लेना है, डिस्टेंस किस तरह लेना है, वो सारा कुछ हम बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस पे हम सेक्शन पे इतना फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस जस्ट किस पे होगा कि हाउ टू फाइंड डिफ्लेक्शन थ्रू वर्चुअल एनालिसिस। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, जस्ट आपके पास एक बीम होगा, लेट्स अज्यूम आपके पास ये बीम है, फिक्स स्पॉटेड है, हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए। तो पहला स्टेप हमारे पास होगा वर्चुअल एनालिसिस। वर्चुअल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम बीम को इस तरह ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पे हम यूनिट फोर्स लगा देंगे। अब यूनिट फोर्स के लिए अब आपके पास इसमें भी देखें तो आपको एक सेक्शन की जरूरत है, और इसमें भी देखें तो एक सेक्शन की जरूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको ऐसा होता है कि ऐसा केस होता है कि आपके पास यूनिट लोड के केस में तो एक ही सेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास इस केस में ज्यादा सेक्शन की जरूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इस तरह नहीं है, इस पे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो अगर आप इसके सेक्शन की बात करें तो इसके सेक्शन के लिए आपको एक ये सेक्शन लेना होगा, एक ये सेक्शन लेना होगा, एक ये सेक्शन लेना होगा, इसको टोटली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास जितने सेक्शन यहाँ पे लेंगे उतने सेक्शन यहाँ पे लेने मस्ट होंगे। अगर यहाँ पे एक सेक्शन ज्यादा आ रहा है ड्यू टू यूनिट लोड, तो वो वाला सेक्शन हम यहाँ पे भी लेंगे। मतलब यहाँ पे जितने सेक्शन होंगे वहीं पे जितने सेक्शन होंगे, दोनों की जरूरत के मुताबिक। ये नहीं या इसको भी नहीं देखेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, दोनों की जरूरत के मुताबिक हम टोटल सेक्शन लेंगे। और फिर जो इसकी बेस होगी, फॉर एग्जांपल इस x1 को मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ से जो मैं पहला सेक्शन लूंगा उसके लिए बेस मुझे सेम रखनी होगी। अगर मैं ये लास्ट वाला इधर से मेजर कर रहा हूँ तो इसमें भी मुझे इधर से मेजर करना होगा। हमने एक तो सेक्शन की तादाद सेम रखनी है, दूसरा हमने बेस सेम रखनी है, और जितने भी सेक्शन जरूरत हो हमने उस हिसाब से कैरी ऑन करना है। तो फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए, डिटेल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम रोटेशन भी फाइंड करते हैं और डिफ्लेक्शन भी फाइंड करते हैं। पहली एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, डिटेल से करेंगे। दूसरी एग्जांपल में हम बाय इंस्पेक्शन करते जाएंगे और उसमें थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, जैसा कि मतलब हमें करना चाहिए। एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें हम ज्यादा कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे कि हम सेक्शन किस तरह लेते हैं और बाकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। हमारे पास
पहला स्टेप होगा वर्चुअल एनालिसिस और दूसरा होगा रियल एनालिसिस। ट्रस्ट की तरह हम इस पे नहीं कर सकते कि हम वर्चुअल एनालिसिस पहले करें और रियल एनालिसिस बाद में करें। तो हमें ये दोनों डायग्राम साथ साथ बनानी होगी, इससे हमें सेक्शन का पता चलेगा कि हमारे पास कितने सेक्शन लेने, दोनों को फुली रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेक्शन की जरूरत है। तो ये मैं पहला बनाता हूँ वर्चुअल एनालिसिस के लिए। हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए थीटा डिफ्लेक्शन ऑफ बी एंड थीटा ऑफ बी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी के लिए हमारे पास उस पॉइंट पे मैंने क्या करनी है, फोर्स लगानी है, क्योंकि डिफ्लेक्शन का काज फोर्स हो सकती है ऑफ मैग्नीट्यूड 1 किलो न्यूटन। अब ये हमारे पास किसके लिए है, डेल पी के लिए। इसी तरह हमारे पास एक और होगा, ये किसके लिए होगा, अगर थीटा बी के लिए चाहिए तो मुझे उस पॉइंट पे मूवमेंट लगानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं उस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा देता हूँ 1 किलो न्यूटन। ये कब क्लॉकवाइज लगानी है, कब काउंटर क्लॉकवाइज लगानी है, इस बारे में भी बात करते हैं। 1 किलो न्यूटन मीटर। और हमारे पास एक फिर रियल एनालिसिस होगा, थर्ड वाला, जो कि हमारे पास बात करूं तो इस पूरे बीम को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक सेक्शन काफी है, जो कि मैं यहां से लेता हूं, यहां से या यहां से। इन सारे केसेस में आपके पास ये बीम जो है फुली आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमारे पास अगर डिस्टेंस क्या करते हैं, फ्री हैंड से लेते हैं। फ्री हैंड से डिस्टेंस लेने का ये फायदा है कि हमारे पास हमें रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट हम उधर से करेंगे। अगर हम इधर से लेते हैं डिस्टेंस या इस सेक्शन को इस तरफ से लेते हैं तो हमें क्या करना होगा, रिएक्शन कैलकुलेट करने होंगे। तो हम जस्ट कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। तो मैं इधर से ले लेता हूँ x1, दिस इज x1, दिस इज x1। सो अब हमें मूवमेंट की इक्वेशन लिखनी होगी। तो मूवमेंट की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम b के लिए या थीटा के लिए करते हैं। जो कि हम b के लिए थीटा के लिए करते हैं उसके साथ थीटा लिख लेते हैं। जो वैसे करते हैं उसको हम सिंपल स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m से मुराद हमारे पास है वर्चुअल इक्वेशन फॉर मूवमेंट इक्वेशन फॉर वर्चुअल एनालिसिस ऑफ डिफ्लेक्शन नॉट रोटेशन। सो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसका राइट वाला सेक्शन ले रहा हूँ तो आपके पास ये क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहा है, और राइट से क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव। तो दिस विल बी इक्वल टू -1 टाइम x, या हम इसको -x कह देते हैं। और x की हमारे पास डोमेन डिफाइन करनी लाजमी है। ये 0 से लेके कहाँ तक है, 5 तक है। ये किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। अगर मैं ये किसके लिए करना चाहता हूँ, थीटा के लिए करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, राइट वाला सेक्शन दिया हुआ है हमने, राइट से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है 1 किलो न्यूटन मीटर की। ये आपके पास कपल मूवमेंट है, ये डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करती, लेकिन ये आपके पास फोर्स की वजह से मूवमेंट थी तो ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। तो आपके पास इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूँ, रियल इक्वेशन की, रियल मूवमेंट की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरफ जो फोर्स होगी वो आपके पास हो जाएगी 3x, और जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, x/2। और ये अगर आप देखें तो इसका रिजल्टेंट इस तरह लाइन करेगा, और इस पॉइंट के गिर्द आपके पास क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को काज कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास राइट से नेगेटिव होती है, लेफ्ट से पॉजिटिव एंड राइट से नेगेटिव। सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी -3/2x²। ये आपको जस्ट लिखने की जरूरत नहीं, इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर आप जस्ट यहाँ से लिख सकते हैं m = -x, m थीटा = -1, या m = 3/2x²। अगर आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस अच्छा है तो आप जस्ट इसको देख के भी लिख सकते हैं, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो डेल बी हमने क्या करना है, डेल बी के लिए हमने इंटीग्रल लेना है, जितने भी इंटीग्रल हो। हमारे केस में एक है फ्रॉम 0 to L m dx डिवाइडेड बाई EI। वही हमारे पास है कि m² डिवाइडेड बाई E। सो अगर आपके पास सेक्शन ज्यादा होते तो आपके पास ये m1 और m2 और EI तो आपके पास यूजुअली कांस्टेंट ही रहती है। बीम्स के केस में, फ्रेम के केस में आपके पास अलग अलग हो सकती है। सो हमने क्या करना है, m आपने फाइंड किया था क्या है, -x, और कैपिटल M हमारे पास क्या है 3/2 × x², और x हमारे पास इसकी लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 से 5 तक EI × dx। आप इसको डायरेक्ट किस से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। आपके पास आंसर इसका, सॉरी ये -3/2, आपके पास इसका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट बहुत बेटर करते हैं। आपके पास आंसर क्या आएगा, किलो न्यूटन स्क्वायर × मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई EI। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 टाइम डेल्टा। तो 1 टाइम डेल्टा का यूनिट आपके पास क्या है, किलो न्यूटन है, सॉरी मीटर
मीटर क्यूब। सो आपके पास इसका यूनिट किलो न्यूटन है, तो आपके पास 1 किलो न्यूटन और 1 मीटर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रहेगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और फिर आप इसको अकॉर्डिंगली EI के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपके पास यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इसका यूनिट किलो न्यूटन रह जाएगा, किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब रहेगा, क्योंकि यहाँ इस तरफ तो 1 फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, तो फोर्स का किलो न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मीटर क्यूब रहेगा। किलो न्यूटन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय EI इसका यूनिट रहेगा, और इसको अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको थीटा चाहिए, यूनिट आपके पास किलो न्यूटन डिफ्लेक्शन के केस में और रोटेशन के केस में आपके पास अलग अलग होते हैं। अब अगर हम m थीटा b की बात करते हैं, 1 टाइम थीटा b विल बी इक्वल टू 0 to 5 m थीटा। m थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1, एंड रियल m आपके पास क्या है, -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/2 एक्स स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई EI। इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट आपके पास हो जाएगा किलो न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई EI। आपके पास दो मूवमेंट्स हैं, दो मूवमेंट का यूनिट आपके पास किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो किलो न्यूटन का स्क्वायर हो गया, और दो जो डिस्टेंस है आपके पास किलो न्यूटन इंटू मीटर, 2 मीटर आपके पास मूवमेंट की वजह से आ जाएंगे, एक वर्चुअल मूवमेंट एक रियल मूवमेंट, और एक आपके पास dx की वजह से डिस्टेंस की वजह से जो आ जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और इस तरफ आपके पास क्या है, 1 टाइम थीटा b, लेकिन अब इस तरफ आपने जो यूज किया वो क्या है, कपल मूवमेंट है, और उसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो आपके पास यहाँ से 1 किलो न्यूटन और 1 मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI। और फिर आपको इसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास यूजुअली अगर इसकी कन्वर्जन देख लें तो आपके पास 10 raised to the power 9 हो जाएगा, और न्यूटन मिलीमीटर हो जाएगा। 10 raised to the power 6 ड्यू टू मिलीमीटर मीटर स्क्वायर इंटू मिलीमीटर की वजह से, और 10 raised to the power 3 ड्यू टू किलो की वजह से, ड्यू टू किलो न्यूटन। सो आपके पास अगर आपके पास प्रीवियस केस में डिफ्लेक्शन की बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 raised to the power 12 न्यूटन इंटू मिलीमीटर। वहां पे आपके पास मीटर का क्यूब था, तो 10 raised to the power 9 मीटर के क्यूब की वजह से आ जाएंगे, और 10 raised to the power 3 किलो न्यूटन की वजह से आ जाएगा। सो आपके पास ये था कन्वर्जन, और इसको डिटेल से हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़े से लोड ज्यादा हो, थोड़े से सेक्शन ज्यादा हो। हमारे पास दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास सिंपली आवर हैंड बीम है, इस पे एक पॉइंट मूवमेंट लग रही है 14 किलो न्यूटन की, एक आपके पास क्या है, पॉइंट लोड है। ये भी एज सिंपल ही है विद रिस्पेक्ट टू जो प्रॉब्लम हम फ्रेम्स में करने वाले हैं, लेकिन बीम का टॉपिक फ्रेम्स में कवर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम के हर मेंबर को हम एज अ बीम कवर करेंगे। सो आपके पास सेम रहेगा, हमें क्या चाहिए, डेल बी एंड थीटा बी चाहिए। डेल बी और थीटा बी के लिए हमने क्या करना है, एक तो वर्चुअल एनालिसिस हमने दो वर्चुअल एनालिसिस करने होंगे, एक डेल बी के लिए, एक थीटा बी के लिए, और एक आपके पास रियल एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करना मुश्किल नहीं है, आपके पास जस्ट ये है कि आप कितना फास्ट उसको करते हैं, कितना जल्दी आप उसके रिएक्शन निकाल लेते हैं, कितना जल्दी आप उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो आपके पास अगर ये हम क्या दें, अगर हम डेल बी के लिए कर रहे हैं तो उसकी क्या सिंबल होगी कि हमने बी पॉइंट पे एक यूनिट फोर्स लगा देनी है ऑफ 1 किलो न्यूटन की। हमारे पास हमें एक डेल बी के लिए करना होगा रियल एनालिसिस, और एक हमें किसके लिए करना होगा, थीटा बी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा देंगे ऑफ 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर की, और एक आपके पास रियल एनालिसिस होगा जिसमें आपके पास ये 3 किलो न्यूटन की फोर्स भी लग रही होगी, और आपके पास 14 किलो न्यूटन मीटर की मूवमेंट भी लग रही होगी। सो हमारे पास हम कितना फास्टली इसके रिएक्शन निकालते हैं, और हम कैलकुलेशन के बगैर इसके रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। आपके पास ये तो सिंपल है, आपके पास 1 है तो 0.5 एंड 0.5। अगर आपके पास देखें तो यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स भी बैलेंस है, समेशन एफ ऑफ वाई भी बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्या बैलेंस नहीं है, मूवमेंट। आपके पास अगर मूवमेंट देखें तो क्लॉकवाइज 1 किलो न्यूटन की आपके पास क्या लग रही है, मूवमेंट लग रही है। मूवमेंट का मैग्नीट्यूड हमने नोट कर देना है 1 किलो न्यूटन मीटर। सो आपके पास इसको आपके स्ट्रक्चर में कोई भी फिक्स स्पॉट नहीं है, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं ओनली बाय कपल मूवमेंट। आपके पास इन दो पॉइंट्स पे आप फोर्सेस लगा के, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इन दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, आपके पास 4 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। सो कपल मूवमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड दे जाएगा 0.25। अब आपके पास ये क्या है, क्लॉकवाइज इसको बैलेंस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज 0.25। अब आपके पास समेशन ऑफ वाई भी बैलेंस है 0.25 डाउनवर्ड, 0.25 अपवर्ड, और आपके पास 1 किलो न्यूटन मीटर की कपल मूवमेंट है, और इसको बैलेंस करने के लिए 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास ये भी 1 किलो न्यूटन मीटर की कपल मूवमेंट बनती है। तो आपके पास ये भी बैलेंस हो गया। अब तीसरा आपके पास क्या है, 3 किलो न्यूटन, तो 1.5 किधर आ जाएगा, 1.5
इधर आ जाएगा। आपके पास ये बैलेंस हो गया। दूसरा आपके पास क्या बैलेंस करना है, 14 किलो न्यूटन मीटर। आपके पास अगर ये देखें तो ये भी क्लॉकवाइज बन रही है। मैग्नीट्यूड कितना है, 14। हमने दो स्पॉट्स पर दो फोर्सेज लगानी है, उन स्पॉट के दरमियान का डिस्टेंस कितना है आपके पास, कितने 4 मीटर। तो ये आपके पास 3.5, आपके पास 3.5। अगर आपके पास ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगानी होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि 3.5 यहाँ पे लगेगा डाउनवर्ड और यहाँ पे लगेगा 3.5 अपवर्ड। ये किसको, 14 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए, और 3 किलो न्यूटन के लिए दोनों 1.5 अपवर्ड लगे। अब यहाँ पे आपके पास 1.5 अपवर्ड है, 3.5 डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे 2 किलो न्यूटन क्या लग रहा होगा, 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब 3.5 और 1.5 तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 5 की फोर्स से अपवर्ड लग रही होगी। 1.5 इंटू 3.5 सही है ना, सही है ना, तेरा बोलना लाजमी था, मेरे बस खत्म हो गया ना मुझको। सो अब आपके पास स्मिथ लेखा वाई भी बैलेंस है। आपके पास क्या है, अगर आप इस पॉइंट पे मूवमेंट ले लें तो आपके पास 14 आंसर भी आएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, स्मिथ लेखा वाई आपके पास 5 डाउनवर्ड है, 5 अपवर्ड है। यहाँ पे अगर आप मूवमेंट ले लें 5 4 20, आपके पास ये क्या है, -20, सॉरी 5 4 -20 एंड 3 2 6, -20 और +6 आपके पास -14 आ जाएगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए -14 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो हमारे पास पहला एनालिसिस हो गया, हमने बीम को। दूसरा हमारे पास क्या है, हमने जस्ट इक्वेशंस लिखनी है। तो वर्चुअल एनालिसिस 1 की अगर हम इक्वेशन लिखने की बात करें तो हम क्या करेंगे, हमें इन तीनों में हमें ओरिजिन सेम लेना होगा। तीनों में अगर नहीं भी लेना, अगर आपके पास इन केस या डेल बी ही फाइंड करने या थीटा बी, तो आपके पास वर्चुअल एनालिसिस और रियल एनालिसिस का ओरिजिन सेम होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सेक्शन की जरूरत है। तो मैं x1 इधर से ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं सेक्शन ले लेते हैं, और एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, और इस तरफ क्या ले लेते हैं, x2। तो सेम मुझे यहाँ पे x1 लेना होगा और यहाँ पे कहीं x2 लेना होगा। सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन होगा, यहाँ पे सेक्शन होगा, ये x2 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। सो हम वर्चुअल एनालिसिस 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम x1 के लिए लिखते हैं तो हमें उसे क्या कहना होगा, m1 कहना होगा। जब डिफ्लेक्शन के लिए लिखते हैं विदाउट थीटा लिखते हैं, आप इसके साथ m del 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली m1 लिखा जाता है। तो हम m1 के लिए क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं, और लेफ्ट वाले सेक्शन पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.5 की फोर्स है, जो कि इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है। तो ये आ जाएगा 0.5 x1, और x1 की डोमेन अगर हम लिख लें तो आपके पास क्या है, 0 से लेके 2 तक है, और x2 की डोमेन भी आपके पास 0 से लेके 2 तक है। ये आपको 2 से 4 तक नहीं देखना, आपने x2 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेके यहाँ तक मैक्सिमम आ सकते हैं 2 तक। सो हमने m1 लिख दिया। सिमिलरली अगर m2 की बात करें तो आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे हमने सेक्शन दिया हुआ है, और ये इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रहा है, और राइट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये भी आपके पास 0.5x2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास वर्चुअल एनालिसिस 1 से आ गए। सिमिलरली वर्चुअल एनालिसिस 2 की अगर हम बात करें, वर्चुअल एनालिसिस ये भी लिख देते हैं। वर्चुअल एनालिसिस 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m θ1 आ जाएगा और m θ2 आ जाएगा। सो वही अगर हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट से आपके पास 0.25 की फोर्स लग रही है, लेकिन अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है। तो दिस विल बी इक्वल टू -0.25 x1। सिमिलरली यहाँ से आपके पास 0.25 की फोर्स है, क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज राइट से आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव। सो -+0.25 x2, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ्ट से पास कर रही थी और वो राइट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही थी, और राइट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होती है, लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होती है। तो वर्चुअल एनालिसिस 2 और आपके पास यहाँ से रियल एनालिसिस आ जाएगा। सो रियल एनालिसिस के लिए अगर हम x1 की बात करें, m1, तो m1 के लिए सबसे पहले आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, आप मैग्नीट्यूड 14 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव +14, एंड अगर आप ये देखें तो ये आपके पास क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है। सो -2 टाइम ऑफ x1 एंड m2 विल बी इक्वल टू, m2 के लिए आपके पास सिंपल यहाँ पे 5 की फोर्स है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है। सो 5 टाइम x2, सिर्फ और सिर्फ 5 की फोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 और 14 किलो न्यूटन 5x2। सो हमारे पास अगर डेल बी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैं एक के लिए कर लेता हूँ, डेल बी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, डेल बी विल बी इक्वल टू
फ्रॉम 0 to m1 क्या है 0.5x1 और रियल m1 आपके पास क्या है 14 माइनस 2x1 इंटू dx डिवाइडेड बाई ei प्लस 0 to 0.5x2 इंटू 5x2 डिवाइडेड बाई ei इंटू dx। तो यहाँ से आपके पास इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें और यूनिट आप ऐड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। यूनिट के लिए हमने आपको बताया था कि 10 रेज़ टू द पावर, अगर आपके पास किलो न्यूटन मीटर में है तो 10 रेज़ टू द पावर 9 अगर आप थीटा की बात कर रहे हैं, और अगर आप डेल की बात कर रहे हैं तो आपने 10 रेज़ टू द पावर 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट आपके पास न्यूटन मिलीमीटर हो जाएगा और बाकी आप अकॉर्डिंगली ei की यूनिट रख सकते हैं। सो दिस इज फॉर बीम एनालिसिस। देन इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू एनालाइज फ्रैक्शन।